Hello dear student. We were discussing about nucleus और इसमें प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने न्यूक्लियस के आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर्स क्या होती है, न्यूक्लियर पावर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर कैसे काम करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसमें जाना। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर लेमिना और क्रोमेटिन फाइबर के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा। Today we are exploring more structure of nucleus. न्यूक्लियस में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से जानते हैं। जो न्यूक्लियोलस है ये एक्चुअली इसकी सबसे पहले जो खोज की गई थी वो फोंटाना ने 1874 में की गई थी। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई present in each nucleus varies with species and the number of chromatin set। जितने क्रोमोसोम सेट होते हैं उतनी ही न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है। अगर इसकी साइज की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो एक्टिविटी ऑफ सेल्स में डिपेंड करती है। तो न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट इन इंट्रान्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड इट इज ए मास ऑफ फाइब्रिल्स एंड ग्रैन्यूल्स। ये तंतुकाय और कणी के रूप में ये रहती है। फाइब्रिल्स और ग्रैन्यूल्स का एक तरह से मिक्सर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर ये देखो, इसमें अगर स्ट्रक्चर हम इसके देखेंगे तो इस तरह से हमें दिखाई देती है केंद्रिका की संरचना है जिसमें हमें ये फाइबर्स हैं और ये ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के अंदर सबसे प्रोमिनेंट या सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर है। फाइब्रिल्स एक्चुअली क्या होते हैं? फाइब्रिल्स डीएनए और राइबोसोमल आरएनए होते हैं। फाइब्रिल्स में क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोमल आरएनए होते हैं, जबकि जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या है? न्यूली सिंथेसाइजिंग राइबोसोमल एक्टिविटी होती है। और अगर इसकी केमिकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस की या केंद्रिका की, तो उसमें करीब 70% प्रोटीन पाया जाता है, 20% उसमें आरएनए पाया जाता है और 10% डीएनए पाया जाता है। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर हम देखें तो डीएनए का या न्यूक्लियस का वह पार्ट जो आरएनए फॉर्मेशन को एक्टिवली करता है, जिसमें राइबोसोमल आरएनए का या फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर वो उसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से जानते हैं। और जो केंद्रिका है इट इज़ डिसअपियर इन प्रोफेज, जो कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में ये डिसअपियर हो जाती है और वापस टीलोफेज में ये रीअपियर हो जाती है। क्रोमेटिन फाइबर्स जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसमें डीएनए होता है और स्टोन प्रोटीन मिलकर के ये क्रोमेटिन फाइबर्स बनाते हैं। और इन क्रोमेटिन फाइबर्स की अलग अलग जो सेल्स की जो स्टेज होती है उसमें अलग अलग होती है, और ये क्रोमेटिन फाइबर आगे जा कर के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन मेटाफेज अवस्था में। ये हमने पहले बता दिया। तो इस जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं इसमें कोशी केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत हाईली कंडेंस्ड अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स एक बहुत ही कम स्पेस में एक बहुत ही लंबा डीएनए मॉलिक्यूल्स आ जाए, इसके लिए उनकी बार बार कॉइलिंग होती है, जिसको हम सुपर कॉइलिंग के नाम से जाते हैं। तो इस न्यूक्लियर ये डीएनए मॉलिक्यूल्स और हिस्टोन प्रोटीन दोनों के बीच में कॉइलिंग होती है, और ये कॉइलिंग हो करके मतलब एक दूसरे के ऊपर ये रैपिंग होती है। रैपिंग होने के बाद में ये एक बहुत ही कंडेंस्ड अवस्था बनाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम्स के नाम से या क्रोमेटिन फाइबर्स के नाम से जानते हैं।
क्योंकि अगर आप इमेजिन करें एक जो ह्यूमन सेल्स हैं उसके अंदर अगर पूरे एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसको अगर हम लंबा करें तो करीब 31 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। तो कुल मिलाकर कितनी लंबाई एक छोटे से न्यूक्लियस, हम कोशिका को नहीं देख पाते, उसके अंदर भी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा मॉलिक्यूल्स उसमें कैसे समा जाता है, ये सारा एक तरह से होता है थ्रू द सुपर कोइलिंग प्रोसेस के थ्रू। एक तो उसकी साइज़ भी कम होती है, इसके अलावा सुपर कोइलिंग इसमें इम्पोर्टेंट होती है। तो क्रोमेटिन फाइबर में जो डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स के नाम से जानते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम मॉडल है जो ये बताता है किस तरह से एक डीएनए और स्टोन प्रोटीन मिलकर के रैपिंग उन दोनों के बीच में होती है। स्टोन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो उसमें एज यू नो दैट 5 टाइप के स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये H1 को लिंकर प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में काम नहीं करता, लेकिन ये लिंकर डीएनए में फॉर्मेशन में काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे, ये देखो यहाँ पे ये H1 है ना, ये न्यूक्लियोसोम दोनों के बीच में लिंकर डीएनए को जोड़ने का काम करता है H1। H2A और H2B ये स्लाइटली कैसे होते हैं, लाइसिन रिच होते हैं, जबकि H3 और H4 आर्जिनिन रिच होते हैं। तो जो 2 नैनोमीटर लंबा डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो डायमीटर है वो करीब 2 नैनोमीटर होती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड वाइंड विथ नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स। मतलब स्टोन प्रोटीन है वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, जबकि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो इनकी रैपिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा आपको पहले भी पता होगा कि 8 सब यूनिट्स ऑफ स्टोन प्रोटीन्स मिल करके, मतलब दो H2A, 2 H2B, 2 यूनिट H3 और 2 यूनिट H4 की, तो ये सारे मिल करके एक ऑक्टागोनल सिमेट्री बनाते हैं। और इस ऑक्टागोनल सिमेट्री, इसके चारों तरफ फिर डीएनए मॉलिक्यूल्स इसमें रैपिंग होती है। और इसके बाद में फिर इनके चारों तरफ स्टोन प्रोटीन्स के चारों तरफ न्यूक्लियोसोम जिसे कहते हैं, यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गया, यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल के साथ रैप हो गया, और बीच में ये लिंकर डीएनए हो गया। तो ऐसा लगता है जैसे एक धागे में कुछ बीड्स आ गए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब एक धागा है, उसके बीच बीच में कुछ गांठें नुमा स्ट्रक्चर आ जाती है, इसलिए इसको बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स के नाम से जानते हैं। अब इस स्थिति में इसको क्या बोलते हैं, कोर पार्टिकल या ऑक्टामर हो गया। 8 स्टोन प्रोटीन, 2 ऑफ ईच, H2A, H2B, H3 और H4 की। अब इसको 11 नैनोमीटर ये स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद में फिर इनकी वापस कॉइलिंग होती है, तो तब ये 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद फिर अगेन उनकी कॉइलिंग होती है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 300 नैनोमीटर में। और उसके बाद में अगेन फिर कॉइलिंग होती है, तो 700 नैनोमीटर में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कंडेंस्ड क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। जनरली ये इस फॉर्म में हमें न्यूक्लियस के रूप में या इंटरफेज अवस्था में हमें दिखाई देता है। मेटाफेज अवस्था में ये कन्वर्ट हो जाता है 700 नैनोमीटर स्टेज में, और ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के किसका फॉर्म ले लेते हैं, क्रोमोसोम्स का ये गुणसूत्र के रूप में ये आ जाते हैं, जहाँ पर इनकी आर्म्स होती है और बीच में इनका सेंट्रोमियर हमें बहुत आसानी से नज़र आ जाता है। तो ये क्रोमेटिन फाइबर के स्ट्रक्चर हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होती है।
अब हम थोड़ा सा इसके ब्रीफ कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है और ये कोशिका की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब भी कोई सिग्नल आता है कोशिका में, मान लीजिए कोई हार्मोन सिग्नल आता है, वो हार्मोन सिग्नल कहाँ आता है, या कोशिका की झिल्ली, कोशिका झिल्ली वहाँ पे आएगा। उसके बाद में कुछ सिग्नल्स उसमें, या तो वो जो सिग्नल है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर आकर के एक पर्टिकुलर जो जीन है वहाँ पर जाकर के वो एसोसिएटेड हो जाएगा। तो वो एसोसिएट होने के बाद में उस जीन से बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है उसकी एक्टिविटी को या तो सप्रेस कर देगा या उसको वो बढ़ा देगा। तो अगर सप्रेस करता है दैट मीन्स उससे बनने वाला मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा या उसकी मात्रा कम बनेगी। तो उस मैसेंजर आरएनए से फिर बनने वाला जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम बनेगी। तो मान लीजिए कोई एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कंट्रोल करना है, तो वो कोई हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वो जाकर के एक पर्टिकुलर जीन्स पे जाकर एसोसिएटेड हो जाएगा, देन उसकी एक्टिविटी को वो कंट्रोल कर लेगा। इसी तरह से कुछ एनहेंसर होते हैं, जो एनहेंसर क्या करते हैं, उस जीन्स, पर्टिकुलर जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एक पर्टिकुलर जीन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने से होगा क्या, उससे बढ़ने वाले जो मैसेंजर आरएनए हैं उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। मैसेंजर आरएनए की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, दैट मीन्स उससे बनने वाले प्रोटीन्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। दैट मीन्स दिस प्रोटीन्स में बी वर्क एज एन एंजाइम्स। मान लीजिए किसी का डाइजेशन करना है, किसी मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ प्रेजेंट हैं। तो उस स्थिति में वो डीएनए मॉलिक्यूल से जो बनने वाला जो प्रोटीन है जो एंजाइम के रूप में काम करता है, तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो हमें समझनी चाहिए कि किस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल्स एक डीएनए किस तरह से कोशिका की सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और ये सारा का सारा संभव होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स के थ्रू। ओके, थैंक यू। आप आई होप यू हैव understand about the structure and function of न्यूक्लियस या केंद्रक के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।